हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। हमारे ऑप्शन है निकितीन, फाहियान, बर्नियर और निकोलो कॉन्टी। तो दोस्तों, ये प्रश्न हमें करने के लिए सबसे पहले तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में जानना होगा, तभी हम ऐसे प्रश्न सोल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहला ऑप्शन देखें तो है निकितीन। तो दोस्तों, जो ये निकितीन था, ये एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। और चूँकि हमें तो क्वेश्चन के अंदर विजयनगर का पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जो अगला ऑप्शन दे रखा है वो है फाहियान। तो दोस्तों, ये जो फाहियान था, ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों, जब हमने भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे, उसके अंदर हमने फाहियान को विस्तार पूर्वक जाना था और हमने ये भी बताया था कि ये जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उस टाइम पर भारत आया था। हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है बर्नियर। तो दोस्तों, ये जो बर्नियर है, ये फ्रांसीसी डॉक्टर था जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों, हमारा अगला ऑप्शन है वो है निकोलो कॉन्टी। तो दोस्तों, जो ये निकोलो कॉन्टी है, ये इटली का रहने वाला था और जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। और दोस्तों, निकोलो कॉन्टी ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी, उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बातें लिखी थी। अब दोस्तों, हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी दोस्तों, यहाँ पर जो बाईं तरफ हैं वो इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं और दाहिनी तरफ उन देशों के नाम दे रखे हैं जिनसे ये इतिहासकार थे। तो हमें इनको सुमेलित करना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला है वो है मार्को पोलो। तो दोस्तों, ये जो मार्को पोलो था, ये 13वीं शताब्दी के अंदर भारत आया था, जो कि इटली का निवासी था। तो यहाँ पर मार्को पोलो का जो है वो इटली से मिलन हो जाएगा। जो मार्को पोलो था, ये पांडे राज्य के अंदर आया था। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पांडे राज्य जो था, ये साउथ इंडिया के अंदर था। हम अगले की बात करें तो वो है इब्ने बतूता। तो दोस्तों, इब्ने बतूता अफ्रीका का यात्री था और ये 1333 के अंदर भारत आया था और उसने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल रेला, उसके अंदर भारत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है मोरक्को, जो अफ्रीका का ही एक शहर है। तो यहाँ पर इब्ने बतूता का मिलन हो जाएगा मोरक्को से। हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो दोस्तों, निकितीन के बारे में तो मैंने पहले प्रश्न के अंदर ही आपको बताया है कि एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। तो यहाँ पर निकितीन का मिलन हो जाएगा रूस से। हम बात करें अगले की, तो वो है सैदी अली रईस। तो दोस्तों, जो सैदी अली रईस था, वो एक तुर्की यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो वो दे रखा है 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो दोस्तों, हमारे जो कथन है, जो पहला कथन दे रखा है वो है यहाँ ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ। तो दोस्तों, जब 7वीं सदी के शुरू में जो उत्तर भारत था, वहाँ पर बाहरी मुस्लिम जो आक्रांता थे, उन्होंने बहुत सारे हमले किए थे। तो यहाँ से जो ब्राह्मण थे, वो इनसे बचकर दक्षिण भारत की तरफ प्रस्थान कर लिया था। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि 7वीं सदी के अंदर दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ था। और दोस्तों, जब 7वीं सदी के अंदर दक्षिण भारत में जो राज्य है तमिलनाडु, वहाँ पर जैनों और बौद्धों का पतन भी बहुत ज़्यादा हुआ था, उस कारण भी वहाँ पर ब्राह्मणों का उदय हुआ था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है कि 7वीं सदी में दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष हुआ था। हमारा जो दूसरा कथन है वो है शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। तो दोस्तों, 7वीं सदी के अंदर दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु में
पल्लव और कर्नाटक में बादामी के चालुक्य शासन करते थे। तो दोस्तों ये दोनों ही विष्णु और शिव के परम भक्त थे। तो इन लोगों ने विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। हम बात करें अगले कथन की, तो वो है 5वीं सदी में यहाँ प्राकृत राजभाषा थी और शासन पत्र प्राकृत में ही जारी होते थे। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 7वीं सदी दक्षिण भारत के अंदर ब्राह्मण थे वो ज़्यादा थे, और आप सबको पता होना चाहिए कि ब्राह्मणों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि प्राकृत राजभाषा थी दक्षिण भारत के अंदर। वहाँ पर इस टाइम पर संस्कृत जो थी वो राजभाषा थी। हम बात करें अगले कथन की, तो वो दे रखा है वाकाटकों का राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में था। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तरी महाराष्ट्र था वहाँ पर सातवाहनों की जगह वाकाटों ने नया राज्य बसाया था। तो ये कथन बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया कथन तीसरा, जो दे रखा है कि वहाँ पर प्राकृत राजभाषा थी, जो कि गलत है। अब दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, तो उसके अंदर हमें दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें बाएं तरफ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और दाएं तरफ उन पुस्तकों के लेखक जो हैं उनके नाम दे रखे हैं। हमें इन दोनों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहली पुस्तक है वो है किताब उल हिंद। दोस्तों किताब उल हिंद अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी के अंदर लिखी थी, और दोस्तों इसके अंदर भारतीय साहित्य, विज्ञान, धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर किताब उल हिंद का मिलन हो जाएगा अल बरूनी से। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड जो पुस्तक है वो है रेला। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा इब्ने बतूता का रेला। जो दोस्तों यहाँ पर रेला है उसका पूरा नाम है किताब उल रेला, जिसका जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया है। तो यहाँ पर रेला का मिलन हो जाएगा इब्ने बतूता से, जो कि एक मोरक्को का यात्री था। और मोरक्को कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका में। यहाँ पर दोस्तों जो अगली पुस्तक है वो है हुमायूंनामा। तो दोस्तों हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है, और दोस्तों जो ये गुलबदन बेगम थी ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। दोस्तों गुलबदन बेगम ने बाद में अकबर के कहने पर अपने पिता हुमायूं की जीवनी लिखी थी, जो हुमायूंनामा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी दोस्तों अकबर की बुआ थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखी थी। तो यहाँ पर हुमायूंनामा का मिलन हो जाएगा गुलबदन बेगम से। अब हम बात करें अगले ऑप्शन की, तो वो दे रखा है पादशाहनामा। तो दोस्तों ये जो पादशाहनामा है इसको किसी एक इतिहासकार ने नहीं लिखा था, ये 3 इतिहासकारों के द्वारा लिखित है। तो दोस्तों जो पादशाहनामा है इसके अंदर जो शाहजहाँ जो कि मुगल सम्राट था उसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। जो शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्ष थे जिसका जिक्र पादशाहनामा में कर रखा है, उसके जो लेखक थे वो थे अमीन काजवानी। और जो शाहजहाँ के जीवन के अगले 20 वर्ष थे जिसका जिक्र पादशाहनामा में, उसके लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। और जो शाहजहाँ के शासनकाल के जो 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच का टाइम था जिसका जिक्र पादशाहनामा के अंदर किया हुआ है, उसके लेखक थे मोहम्मद वारिस। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है लाहौरी, यानी कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी थे जिन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल के जो 10 से लेकर 20 वर्ष के बीच का जो समय था जिसका जिक्र पादशाहनामा में किया है, उसका ही यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर पादशाहनामा का मिलन हो जाएगा लाहौरी से। अब दोस्तों हम बात करें अगले और आज के लास्ट प्रश्न की, तो वो दे रखा है 7वीं सदी में दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें 2 कथन दे रखे हैं और ये पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। यहाँ पर जो दोस्तों पहला कथन दे रखा है वो है यहाँ कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य जैसे प्रमुख राज्यों का उदय हुआ। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। जो दक्षिण भारत था उसके अंदर 7वीं सदी के अंदर कांची के पल्लव,
बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य, इन तीनों शासकों ने शासन किया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा कथन दे रखा है वो है इस काल के प्रमुख नगरों में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान में शामिल था। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो 7वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत था वहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य था, क्योंकि दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंदर उत्तरी भारत के अंदर बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं ने लगातार हमले किए थे। जो वहाँ पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने दक्षिण भारत की ओर कूच कर दिया था। तो वहाँ पर ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया था दक्षिण भारत के अंदर। तो ब्राह्मणों का जो था वो धीरे धीरे हस्तक्षेप शासन के अंदर भी बढ़ गया था। इस कारण से जो दक्षिण भारत के राजा थे उन्होंने ब्राह्मणों को मुफ्त के अंदर भूमि अनुदान दे रखा था। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि इस क्वेश्चन के जो दोनों कथन है वो सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर जो अगले वीडियो आने वाले हैं उनको लेकर कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।